में शायद एक थोड़ा सा चेंज आए। देखें, इसी तरह से बायकॉट एक तो जज्बाती मामला, आपके अंदर एक रेजिस्टेंस रहती है। जो हदीस है ना जिसमें 3 लेयर्स बयान किए गए हैं, और उसमें से जो आखिरी लेयर है वो ये है कि कम से कम उसको दिल में बुरा जानो। वो दिल में बुरा जाने का मतलब क्या है कि ये ज़मीन बंजर ना हो जाए, इसमें ये ज़रखेज़ी रहेगी तो कभी ना कभी इसमें से एक दरख्त भी निकलेगा। तो एक तो उसका ये एलिमेंट है कि कम से कम आपके दिल में अबहॉरेंस तो रहे कि भाई हम अपना इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहते। दूसरी इसकी एक फाइनेंशियल वजह है। याहू फाइनेंस बहुत बड़ा इदारा है पब्लिकेशंस का, वो भी रिपोर्ट शाया कर चुका है, और भी इदारे कर चुके हैं कि इसराइल इस वक्त सिमुल्टेनियसली 2 महाजों पे जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जंग हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, इसने इसराइल का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी जो अमेरिका से सपोर्ट आ रही है उस पर इसराइल चलता है, लेकिन अमेरिका फॉर इन अ लॉन्ग रन वो भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि अमेरिका के अपने लोग उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो बायकॉट्स का फ़ायदा ये है कि इसराइल को जो माइलेज मिलती है, जो डोनेशंस आते हैं इन कंपनीज़ की तरफ से, वो बड़े हेफ्टी हैं, यानी कि मिलियंस के हिसाब से बिलियंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो बायकॉट से सेल्स नीचे आती हैं, रेवेन्यूज़ नीचे आते हैं, और इसराइल के लिए जंग महंगी हो जाती है। फिर उसे अमेरिका पे डिपेंड ज़्यादा करना पड़ता है, और अमेरिका पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता कदम फिर पीछे खींचता है। और इसी वजह से एक उसका जो स्ट्रेटेजिक बाय प्रोडक्ट है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप की रिफ्ट आपस में बढ़ती है, क्योंकि यूरोप के लोग अपनी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि तुम अमेरिका के क्यों गुलाम हो, कि महंगाई बढ़ती है, यूरोप में बढ़ती है तुम्हारे इन फैसलों की वजह से, मेरे बच्चों की ब्रेड महंगी होती है, किसके लिए? अमेरिका के लिए। कितना अर्सा हम करेंगे? और अमेरिका हमारी इतनी भी केयर नहीं करता कि नॉर्ड स्ट्रीम जो रशिया से गैस की सप्लाई लाइन यूरोप में जाती थी, अमेरिका ने अपनी अकड़ में आके वो उड़ा दी। अब यूरोप में गैस महंगी होगी तो यूरोपियंस ऑलरेडी इस चीज़ पे थोड़ा सा कंसर्न हैं, और वो इन लॉन्ग रन अमेरिका से वो, सॉरी भाई शायद आप थोड़े बोर हो रहे हों, लेकिन ये एलिमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि तस्वीर पूरी हो जाए। और शुक्रिया आपका कि यूरोप डीप डाउन अमेरिका से अब कदम पीछे खींच रहा है। इटली ऑलरेडी चाइना से राब्ते में है, जिसकी यूरोपियन यूनियन को तकलीफ है, लेकिन दे आर डीप, वो सरफेस पे तकलीफ है लेकिन डीप डाउन नहीं। वो क्यों? इसलिए कि वो मार्को पोलो के उन रस्तों को रिवाइव करना चाहता है जिससे वो चाइना वगैरह गया, कि ये जो अबोर 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा है, ये हमारा सी पैक भी इसका एक छोटा सा हिस्सा है, कि वो इस रास्ते यूरोप के साथ कनेक्ट होना चाहता है। नाम इटली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती यूरोपियन यूनियन को कि इस तरह से यूरोपियन यूनियन को बाईपास करके डायरेक्ट इटली जाया जाए, लेकिन यूरोप डीप डाउन खुश है, इसलिए कि जर्मनी भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, वही ब्रिक्स जिसको चाइना बड़ी लीडिंग पोजीशन में है। अब अमेरिका से क्यों थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद एक सिस्टम क्रिएट किया गया जिसे कहा जाता है ब्रेटन वुड सिस्टम, जिसमें मगरब ने इकट्ठे होकर यह तय किया कि हमारा चौधरी अमेरिका होगा और अमेरिका को हम मजबूत करेंगे और उसकी छतरी के साए तले हम सारे चैन की बंसरी बजाएंगे। ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर कई इदारे कायम किए गए। अब फॉर्मली ब्रेटन वुड सिस्टम खत्म हो चुका है, लेकिन उसके इदारे सारे अपनी जगह पे कायम हैं। अब वो इदारे कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक, IMF, यानी कि वो सारे इदारे बड़े बड़े कि जिससे दुनिया में एक इस्तेमारी तरीके से एक वो कब्जा किया जा सकता है। अब ये सिस्टम तो बड़ा ज़बरदस्त है कि सारे के सारे फाइनेंसेस इकट्ठे हो गए, लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि छींक अमेरिका मारता है और वो वायरस सारा यूरोप कैच कर लेता है। तो 2008 का जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन यूरोप का हुआ वो अमेरिका की वजह से हुआ। अमेरिका में ना होता तो इधर भी ना होता, यानी वो इतना इंटरट्वाइंड उससे हो गया है कि कोई मसला अमेरिका को होता है उसका इनेविटेबल फैक्ट यूरोप पे आ जाता है। तो अब यूरोप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे करना चाहता है कि हमें ये कबूल नहीं है। और अमेरिका का जो वैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कोलैप्स है, उनके अपने जो कोलैप्स के माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये कोई 60-70 साल की बात रह गई है। जो वेस्टर्न हेजेमनी है वो बड़े बुरे तरीके से सफ़र कर रही है दुनिया में। अब सवाल है कि इन सारी बातों का इसराइल से क्या ताल्लुक है? इसराइल से यह ताल्लुक है कि जब बायकॉट की वजह से जंग महंगी होती है तो ये जो फॉल्ट लाइंस हैं जो अभी तक दबी हुई हैं ये खुल के सामने आ जाती हैं। वो जो रिफ्ट है एक, वो ज़्यादा अपेरेंट हो जाती है, ज़्यादा आयां हो जाती है। और इसराइल के लिए मसला ये बनता है कि फिर उसको जो एक मॉरल सपोर्ट है वो दुनिया में कम हो जाती है, क्योंकि बायकॉट का सिर्फ मतलब ये नहीं कि पैसा कम आया है,
بلکہ بائک آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مورل سپورٹ بتا رہے ہیں کہ ہماری فلسطین کے ساتھ ہے. اس لیے اب پرٹیکولرلی ان دنوں میں اب دیکھیں تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں، نیو یارک ٹائمز نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اسرائیل پریپیئر کر رہا ہے ایران اور حزب اللہ کے اٹیک کے لیے خود کو، اور 2 دن پہلے حزب اللہ نے اٹیک کر بھی دیا. ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو بھی انہوں نے ہٹ کیا سکسیسفلی، اور اس کے لیے ایک اس کے دامن میں کوئی بہت بڑی بات ہے کہ اگرچہ یہ ڈیوڈ سلنگ اینڈ آئرن ڈوم یہ سسٹمز بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہیں ان ٹرمز آف ملٹری اچیومنٹ، لیکن بہرحال پھر بھی ایک سسٹم تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو ان حالات میں ان کا اسرائیلی ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو ہٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. وہ بڑی بات اس لیے ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ حزب اللہ کا اپنا نہیں ہے، جو لوکل وہ بناتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ رشین اسلحہ ہے. اس سے پہلے یہ کام حوثی بھی کر چکے ہیں جب سعودی عرب کے ساتھ ان کا چل رہا تھا کہ جو ڈیفنس سسٹم امریکہ نے ان کو دیا تھا پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر میں، اس کو پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور وہ اسلحہ ایران کا تھا، اس کے پیچھے بھی رشیا، مطلب یہ اب اس میں انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز داخل ہو چکے ہیں. اس لیے بائک آؤٹ اب اس لیے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جو فائنینشیل رپورٹس اس طرح کی ہیں کہ اسرائیل 2 محاذوں پہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ کہ امریکہ اس کی بہت لانگ رن میں مدد نہیں کر سکتا، اور کرے تو یورپ سے اس کی رفت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہم بائک آؤٹس کے ذریعے اس پریشر کو میکسیمائز کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ مہنگی ترین ہو جائے. جتنی یہ مہنگی ہوگی اتنی یہ جلدی ختم ہوگی. اس لیے بائک آؤٹس کی اہمیت. اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یار فلسطین اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے. And I always say کہ look, don't kid yourself. I'm sorry اگر بات کسی کو بری لگے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ فلسطین کے لیے ایکوافینا کا ایک گھونٹ، آئس کریم کا ایک سکوپ اور چپس کا ایک پیکٹ اگر یہ نہیں چھوڑ سکتے، اور خون دینا اللہ نے جن کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ فلسطین میں ہی ہے، غزہ میں ہی ہے، لیکن ہمارے حصے میں اگر امیجن the blessings کہ فلسطینی جو کام خون دے کے کر رہے ہیں جس جہاد میں شامل ہیں، وہ ہمیں صرف ایک ڈرنک چھوڑ کے اس جہاد میں اللہ شامل کر رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو اقسام بیان کی ہیں کہ جہاد کرو کیسے، اموالکم وانفسکم، کہ اموالکم کی کیٹیگری کو پہلے بیان کیا ہے. اب اموال جو ہیں صرف کیش کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کے سارے ریسورسز کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اپنے نفس سے تو جہاد وہ کرے گا نا جو موقع پہ موجود ہے. آپ نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ آپ کا تو جانا بھی جائز نہیں.